सो वेलकम टू B2P क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैंसर। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एड्स के बारे में। एड्स भी एक तरह का सबसे क्या था, बहुत ही डेंजर डिजीज है। उसी तरह से कैंसर भी एक तरह का बहुत ही डेडलीस्ट डिजीज में से एक डिजीज है। ठीक है, इस टॉपिक में इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे कैंसर, कैंसर के बारे में, कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, कैंसर का क्या क्या रीजन है, कैंसर को हम लोग किस तरह से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैंसर के ऊपर में कुछ MCQ क्वेश्चन, और उसके लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैंसर कैंसर इज एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर दैट इज मास्टर्स ऑफ सेल्स। देखो, कैंसर क्या है? कैंसर एक तरह का एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, दैट मीन कैंसर सेल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे क्या होता है? सेल्स क्या होता है? सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है? ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है। और ट्यूमर को हम लोग क्या कहते हैं? मासेस ऑफ सेल्स, यानी कि बहुत सारे सेल्स डिवाइड होते 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 एक तरह का एक क्या बोलते हैं उसको, एक है ना। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि बहुत सारे सेल्स मल्टीप्लाई करने के बाद में एक मास ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स को बना लेता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर्स। देखो नेक्स्ट पॉइंट, normal cells show a contact inhibitions, that means contact with the other cells inhibits their uncontrolled growth। ठीक है, देखो नॉर्मल सेल्स क्या शो करता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस। ये ध्यान में रखना, कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस ये क्या करता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल सेल्स क्या करता है, मतलब कि एक नॉर्मल सेल्स अपने जो उसके एक नॉर्मल सेल्स के जो सराउंडिंग में जो नॉर्मल सेल्स होता है, वो अगर कोई उसके सराउंडिंग में कोई सेल्स ओवर ग्रो करता है, तो ये जो कोई सेल्स होगा वो उसके सराउंडिंग वाले सेल्स के ओवर ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस। और ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन किसका प्रॉपर्टी है? नॉर्मल सेल्स का, ध्यान रखना। ठीक है, ये नॉर्मल सेल्स का प्रॉपर्टी होता है जो अपने सराउंडिंग वाले सेल्स का ओवर ग्रोथ को रोकता है। कैंसर सेल्स डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, दैट मीन जो कैंसर सेल होता है उसके पास में जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला प्रॉपर्टी होता है ये लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो कैंसर सेल्स होगा उसके सराउंडिंग में जो सेल्स होगा वो अगर ओवर ग्रोथ करता है, तो ये कैंसर सेल अपने सराउंडिंग वाले सेल्स के ओवर ग्रोथ को रोक नहीं पाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है कैंसर्स में। नाउ ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखो ट्यूमर समझ में आ गया। ट्यूमर क्या होता है? मासेस ऑफ सेल्स। ठीक है, जब कोई कैंसर सेल अन कंट्रोल और एबनॉर्मल ग्रो को शो करता है, तो उस तरह का जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है उसे हम लोग कहते हैं ट्यूमर कहेंगे। ठीक है, देखो अब ट्यूमर का दो टाइप्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं बेनिन ट्यूमर और एक का नाम होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ना, बेनिन ट्यूमर क्या होता है? इट इज confined to the place of its origin and do not spread to other parts of the body। देखो बेनिन ट्यूमर की खास बात ये होती है कि ये जिस जगह पे ऑरिजिन होता है ये उसी जगह पे लोकेट रहता है। ऐसा नहीं जिस जगह पे ऑरिजिन हुआ वहीं पे रहेगा, ये दूसरे बॉडी पार्ट पर स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, मूव नहीं करता है। इट इज हार्मलेस और कॉजेस लेस डैमेज टू द बॉडी, क्योंकि ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव नहीं करता है, इस वजह से ये बॉडी के लिए काफी हार्मलेस होता है, लेकिन बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है एज कॉम्पेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर, और लेस डैमेज करेगा बॉडी को। ठीक है, तो ये था बेनिन ट्यूमर के बारे में। और ये जो पॉइंट यहाँ पे ये कैंसर का डिफिनेशन के ऊपर में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाउ मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक हम लोग पढ़े बेनिन ट्यूमर, अब आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। नाउ इट स्प्रेड्स एंड इन्वेड्स नियर बाई टिश्यूज। देखो ये क्या करता है? ये स्प्रेडिंग करता है, यानी कि ये जहां पे इसका ओरिजिन होगा वो उस जगह से निकलकर सामने वाली जगह पे वो स्प्रेड करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि ये एक जगह फिक्स नहीं रहता, ये अपना पोजीशन को चेंज करते रहता है। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी हो गया स्प्रेडिंग करना। इट इज हार्मफुल। अब ऑब्वियसली सी बात है, अगर ये सेल ज्यादा से ज्यादा बॉडी पे स्प्रेड होगा तो ज्यादा से ज्यादा सेल्स को क्या करेगा? अफेक्टेड करता है। देखो एक टर्म आता है मेटास्टैसिस, द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज मेटास्टैसिस। ठीक है, तो मेटास्टैसिस किसका प्रॉपर्टी हो गया? मैलिग्नेंट ट्यूमर का। ध्यान में रखना, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या हो गया? कैंसर सेल्स का एक टाइप होता है, तो ये मेटास्टैसिस प्रॉपर्टी हो गया कैंसर सेल्स का। इसमें क्या होता है? जो कैंसर सेल्स होगा वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में मूव करता है, इसी को प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटास्टैसिस। नाउ टाइप्स ऑफ कैंसर,
देखो कैंसर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट पे जो कैंसर होता है उसका अलग अलग उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं। जैसे कार्सिनोमा, दैट मींस कैंसर ऑफ इपिथेलियल सेल्स। अगर इपिथेलियल सेल्स में किसी तरह का कैंसर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्सिनोमा। उसी तरह से सार्कोमा, दैट मींस कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। अगर कनेक्टिव टिश्यूज में किसी तरह का कैंसर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोमा। उसके बाद होता है मेलानोमास, कैंसर ऑफ मेलानोसाइट्स, ठीक है। अगर मेलानोसाइट में ये स्किन में होता है, अगर मेलानोसाइट्स में कैंसर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेलानोमास। उसका आता है ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। ये सबसे कैंसर में से सबसे ज्यादा डेंजर ये ल्यूकेमिया होता है, ठीक है, ब्लड कैंसर। फिर एक होता है लिम्फोमास, कैंसर ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। अगर स्प्लीन में एंड लिम्फ नोड्स में किसी तरह का कैंसर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फोमास। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में स्प्लीन एंड लिम्फ नोड के बारे में डिटेल्स में पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता ये क्या होता तो आप लेक्चर नंबर 3 आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब देखो कॉजेज ऑफ कैंसर, दैट मीन्स कैंसर का रीजन क्या है, या फिर कैंसर किन चीजों की वजह से होता है। कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस। तो ये कार्सिनोजेन क्या हो गया, कार्सिनोजेन इज एन एजेंट व्हिच कॉजेज द कैंसर्स। नाउ सबसे पहला आता है फिजिकल एजेंट, लाइक देखो आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स रेज एंड गामा रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज। दैट मीन्स ये एक्स रेज हो गया, ये गामा रेज। एक्स रेज एंड गामा रेज कैसा होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन। दैट मीन्स अगर ये किसी बॉडी पे एंटर करता है तो बॉडी को क्या कर देगा, आयोनाइज करता है। और ये जो यूवी रेज होता है ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है। दैट मीन्स ये बॉडी पे अगर एंटर करता है तो बॉडी को आयोनाइज नहीं करता, ठीक है। तो एक्स रेज, गामा रेज एंड यूवी रेज, ये तीनों ही रेज क्या करता है, फिजिकल एजेंट है कैंसर का। अब आप कहोगे कि हम लोग जो सीटी स्कैन करवाते हैं या एक्सरे करवाते हैं, क्या उसकी वजह से भी कैंसर होता, नहीं। देखो वो जो स्कैन करते हैं हम लोग वहां भी एक्सरे का ही इस्तेमाल होता है, बट वहां पे उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कुछ और टाइप्स वाले फ्रीक्वेंसी यूज होता है, इस वजह से वो लेस हार्मफुल वाले होते हैं। तो इस वजह से उसकी वजह से कैंसर नहीं होते हैं। नाउ केमिकल एजेंट्स लाइक टोबैको स्मोक मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, फिनाइल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस। देखो ये इसे हम लोग कहते हैं केमिकल एजेंट। जैसे कि टोबैको स्मोक होता है, जैसे बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं ना, जैसे सिगरेट हो गया, खैनी हो गया, गुटखा हो गया, ये सब में क्या होता है, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होता है। वो केमिकल क्या कहता है, लंग्स का कॉजेज होता है वो। विनाइल क्लोराइड भी हो जाता है कैंसर। कैफीन, जैसे हम लोग कैफीन जो होता है, जो हम लोग कॉफी पीते हैं, कॉफी में एक तरह का केमिकल्स होता है, इसे कहते हैं कैफीन। देखो अगर लो अमाउंट में हम लोग इन सब चीजों का यूज करते हैं तो कोई कैंसर होने का चांसेस नहीं है। जब बहुत काफी लार्ज स्केल पे, लार्ज क्वांटिटी पे अगर हम इन सब चीजों को कंज्यूम करेंगे तब क्या होता है, केमिकल, तब क्या होता है, लार्ज अमाउंट में अगर इन सबको कंज्यूम किया जाता है तब कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से निकोटीन, ये सिगरेट में होता है, मस्टर्ड गैस। नाउ बायोलॉजिकल एजेंट्स, देखो ये क्या कहता है, ऑन्कोजेनिक वायरसेस, सेल्यूलर ऑन्कोजेंस और प्रोटो ऑन्कोजेन। देखो बायोलॉजिकल एजेंट दैट मीन्स कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो जब एक पर्सन के बॉडी पे वो एंटर करता है तो वो क्या करता है, जो नॉर्मल सेल्स जो ग्रोथ करता है उस सेल्स के ग्रोथ को एबनॉर्मल कर देता है, जिसकी वजह से सेल्स क्या करता है, एबनॉर्मली ग्रो करते रहता है, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकली एजेंट या फिर जो वायरस कैंसर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस, या फिर उसका एक और टर्म यूज होता है सेलुलर ऑन्कोजेंस, ठीक है। सी ऑन्कोजेन दैट मींस सेलुलर ऑन्कोजेन और प्रोटो ऑन्कोजेन, ये सारा एक ही टर्म है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन सी ऑन्कोजेन, ये CONC का मतलब ये होता है कि सेलुलर ऑन्कोजेन इन नॉर्मल सेल्स इज एक्टिवेटेड द सेल्स बिकम्स ऑन्कोजेनिक, ठीक है। यानी कि जब नॉर्मल, देखो हम लोग के बॉडी में क्या होता है, नॉर्मल सेल्स होते हैं। वो नॉर्मल सेल्स कभी कभी क्या होता है, किसी रीजन से, कोई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ये नॉर्मल सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सेलुलर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये सेलुलर ऑन्कोजीन क्या है, सेलुलर ऑन्कोजीन जो है ये नॉर्मल सेल्स का ही डेरिवेटिव फॉर्म होता है। यानी कि जब नॉर्मल सेल्स किसी वजह से कोई वायरस या कोई एक्सटर्नल बायोलॉजिकल एजेंट उसको इन्फेक्ट करता है तो वो नॉर्मल सेल्स सेलुलर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कैंसर कॉजेज करता है। आते हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। अब देखो हम लोग कैंसर को किस तरह से डिटेक्ट करते हैं और उसका डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे। सो सबसे पहला यहाँ पे आता है बायोप्सी। देखो बायोप्सी पहले टेक्निक होता है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, a thin piece of the suspected tissue is stained and examined under microscope
दैट इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज कहते हैं, ठीक है। बायोप्सी एंड दिस वन। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो किसी इंसान को स्किन में उसे ऐसा लग रहा है कि उसके माउथ में कैंसर है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, जो डायग्नोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो डायग्नोलॉजिस्ट होंगे, वो क्या करेंगे, वो उस सस्पेक्टेड टिश्यू को आइसोलेट करेंगे, उसके बाद उसको लैब में जाके उसको स्टडी करते हैं फर्दर कि उसमें क्या क्या चेंजिंग आ रहा। चेंजिंग करने के बाद जब देख लिया जाएगा तब उसे, तो उसके टिश्यू को लैब में ले जाकर जो उसमें फर्दर जो एक्सपेरिमेंट या फिर उसे जो एनालाइज किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बायोप्सी कह देंगे, ठीक है। नाउ ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। देखो अगर ल्यूकेमिया, हम लोग जानते हैं ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर, ठीक है। तो ब्लड कैंसर के केस में अगर किसी को ब्लड कैंसर हो चुका है तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद होता है रेडियोग्राफी यूजेस ऑफ एक्सरेज, यानी कि हम लोग कैंसर के डिटेक्शन में हम लोग रेडियोग्राफी को भी यूज करते हैं, और इस रेडियोग्राफी क्या यूज करता है, एक्सरेज को इस्तेमाल करता है, ठीक है हम लोग, ठीक है। रेडियोग्राफी में हम लोग किसे यूज करते हैं, एक्सरेज। उसके बाद हम लोग आता है सीटी स्कैन, आपने सुना होगा सीटी स्कैन के बारे में, जो देखो 4th नंबर आता है टेस्ट के लिए, डिटेक्शन के लिए, वो आता है कंप्यूटराइज। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। देखो ये सीटी स्कैन क्या करता है, एक्सरेज को इस्तेमाल करता है टू जेनरेट a 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। यानी कि अगर मान लो किसी को इंटरनल ऑर्गन पे ऐसा डाउट लग रहा है कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स पे कैंसर होने के चांसेस है, तो वो लोग क्या करते हैं, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या करेगा, जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उसका 3D इमेज को बनाता है, और उस 3D इमेज से हम लोग देख लेंगे कि उसके कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो सीटी स्कैन का आप याद रखना कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें कौन सा रेज को इस्तेमाल किया जाता है और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स के 3D इमेज को बनाने के लिए। नेक्स्ट, अब जो 5th नंबर जो आता है उसे हम लोग कहते हैं MRI। इसका भी आपने नाम सुना होगा, MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या कहता है, यूजेस द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यूज। देखो इसमें पहली बात, ये MRI का फुल फॉर्म क्या गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये किसे यूज करता है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज करता है, पहली बात। सेकेंड पॉइंट, ये किसे यूज करता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को भी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब यूवी रेस को ये यूज करता है, ठीक है। ये क्यों यूज करेगा इन दोनों को, और MRI करता क्या है, टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है। पैथोलॉजिकली उसमें क्या चेंजिंग आ रहा और उसका फिजियोलॉजिकली में क्या चेंजिंग आ रहा, कौन सा, लिविंग टिश्यूज के अंदर में, याद रखना, नॉट डेड टिश्यूज, लिविंग टिश्यूज के अंदर में उसका पैथोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली एनालाइज करने के लिए हम लोग MRI किया जाता है। नाउ नेक्स्ट जो आता है, यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। देखो कभी कभी क्या होता है कि कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कुछ एंटीबॉडीज को बाहर से बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो एंटीबॉडीज क्या करता है, वो एंटीबॉडी जो होगा, क्योंकि हो सकता है मे बी कैंसर हो सकता है किसी वायरस से हो सकता है, अभी हम लोग ने पढ़ा था ना प्रीवियस में कि वो वायरस से भी हो सकता है। तो अगर वायरस से होता है तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या देते हैं, एंटीबॉडीज को देंगे, इससे डिटेक्ट कर लेंगे, इससे डिटेक्ट हो जाता है कि कैंसर है या नहीं। उसके बाद लास्ट पॉइंट, टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू डिटेक्ट जीन्स रिलेटेड कैंसर। देखो ये भी एक टेक्निक होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, ये एक टेक्निक है। ये क्यों यूज किया जाता है, टू डिटेक्ट द जीन्स रिलेटेड टू कैंसर। अगर कैंसर में हो सकता, हम लोगों ने पढ़ा ना कि हम लोगों की बॉडी में कुछ ऐसे नॉर्मल जीन्स भी हम लोग की बॉडी में कुछ ऐसे नॉर्मल जीन्स भी होते हैं जो क्या होता है, कुछ बाहर एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है। तो अगर मान लो किसी पर्सन को, जैसे सच इंडिविजुअल मे बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजन। मान के चलो अगर किसी पर्सन को, उसके पेरेंट्स को या उसके ग्रैंडफादर को, अगर उनमें से किसी को भी कैंसर है और वो पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मेरे फादर को या मेरे ग्रैंडफादर को अगर हुआ है तो मे भी चांसेस है कि मुझे भी हो सकता है, तो ऐसे में वो क्या करता है, एडवांस
एडवांस में अपना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेस्ट कराता है। इससे पता चल जाएगा कि उसके जीन्स में नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो अच्छी बात है, अगर किसी वजह से ऐसा लगता है कि नहीं उसका जीन्स में कुछ किसी तरह का एबनॉर्मल दिख रहा है, तो उसे डॉक्टर पहले से ही एडवाइस कर देंगे कि आप ऐसी चीजों को यूज मत करो जिससे आपको इन फ्यूचर्स में कैंसर होने के चांसेस है। जैसे कार्सिनो लाइक टोबैको स्मोक है ना, टोबैको स्मोक, जैसे आप स्मोकिंग मत करें, आप अल्कोहल को यूज ना करें, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जिसको उनको एडवांस में ही मना कर दिया जाएगा कि आप ये सब चीजें यूज ना करें। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखो हम लोग कैंसर को ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ठीक है, इन तीनों को यूज करके सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी तीनों को यूज करके यूज किया जाता है। नाउ रेडिएशन थेरेपी, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लेथली विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। तो रेडिएशन थेरेपी में क्या करता है, रेडिएशन को पास किया जाता है बॉडी से, और वो क्या करेगा, वो ट्यूमर सेल्स जो लीथली यानी कि जो डेडली होता है, जो बॉडी को जो सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, ऐसे ट्यूमर सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग हम लोग उस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी यूज करके उस ट्यूमर सेल्स को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन ध्यान में ये रखा जाता है जब हम लोग रेडिएशन थेरेपी करेंगे कि जो सराउंडिंग में, वो जो ट्यूमर सेल्स के जो सराउंडिंग में जो नॉर्मल टिश्यूज होंगे या नॉर्मल सेल्स आएगा, उसे कोई डैमेज ना हो पाए। उसके बाद हम लोग आता है सेकेंड कीमोथेरेपी। देखो इसमें क्या होता है, यूज ऑफ कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स। ठीक है, मेनी ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स लाइक हेयर लॉस, एनीमिया। देखो कीमोथेरेपी में हम लोग किसे यूज करते हैं, ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रग्स को यूज करते हैं और ये ड्रग्स क्या करता है, इस ड्रग्स का साइड इफेक्ट होगा, हेयर लॉस होने लगता है एंड एनीमिया। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपके रिलेटिव में या आपके कोई नेबर्स में या आपने कहीं किसी से अगर सुना होगा या देखा होगा, अक्सर देखना जिनको कैंसर होता है उनका हेयर लॉस होने लगता है ना, या तो बॉडी से या फिर हेयर से, या फिर किसी का अगर बियर्ड है तो बियर्ड भी लॉस होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है, लोगों का ये माइंड सेट रहता है, लोग ये सोचते हैं अच्छा ये रेडिएशन थेरेपी की वजह से हेयर लॉस होता, नहीं, ये जो बॉडी से जो हेयर लॉस होता है उसका मेन रीजन तो ना ये ड्रग्स, जो क्या ये है ना ड्रग्स, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स, इस ड्रग्स के साइड इफेक्ट की वजह से बॉडी में हेयर लॉस होने लगता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है इम्यूनोथेरेपी। द पेशेंट्स आर गिवन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स alpha interferon which activates their immune system and helps in destroying the tumor। देखो एक्चुअल में क्या होता है, कैंसर में हम लोगों का इम्यून सिस्टम भी सप्रेस हो जाता है, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक केमिकल्स आता है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। इसका एग्जांपल भी कौन होता है, अल्फा इंटरफेरॉन। इस अल्फा इंटरफेरॉन जो हम लोग बाहर से बॉडी में देते हैं, तो ये क्या करता है, ये वो जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है। वो जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो वो ट्यूमर से खुद ही फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट होता है एमसीक्यू रिगार्डिंग टू एड्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स सच एज आर गिवन। ठीक है, यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स को देते हैं, उसका नाम क्या है, और आपके ऑप्शन है बीटा इंटरफेरोन्स, जी इंटरफेरोन्स, अल्फा इंटरफेरोन्स या फिर डेल्टा इंटरफेरोन्स। हम लोग जानते हैं यहाँ का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी, अल्फा इंटरफेरेंस को हम लोग बॉडी में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स कैन बी डिटेक्टेड बाय। ठीक है, यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो कैंसर आएगा उसे हम लोग किस तरह कौन से टेक्निक के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस है रेडियोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कौन सा राइट होगा। देखो हम लोग ने पढ़ा था ना सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स के 3D इमेज को बनाता है ना। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
उसके बाद कह रहा है इन विच टेक्निक 3D image of the internals of an internal organs of an object are generated. ठीक है, यानी कि यहाँ पे internal organs आएगा. ठीक है, so in which technique 3D the image of the internal organs of an object are generated. कौन सा टेक्निक के जरिए करते हैं हम लोग? आपके ऑप्शंस है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू, रेडियोग्राफी के थ्रू, कंप्यूटर टोमोग्राफी के थ्रू, या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, दैट मीन्स CT स्कैन. Next question. MRI uses strong magnetic field and dash radiations to detect pathological and physiological changes. और आपके ऑप्शंस हैं, देखो हम लोग जानते हैं ये जो MRI होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज करता है. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ और ये किसे यूज करता है? आयोनाइजिंग रेडिएशन, लेजर, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन या एक्सरे. तो राइट ऑप्शन इज हियर, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को ये यूज करता है. यहाँ पे कह रहा है कि टोबैको स्मोक प्राइमरीली कॉजेस, यानी कि जो टोबैको स्मोक होता है इसकी वजह से कौन सी डिजीज होता है, किस टाइप का कैंसर होते हैं? ऑप्शंस है माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर. सो टोबैको स्मोक की वजह से अब इसे स्मोक किया जाता है, दैट मीन्स ये माउथ रिलेटेड कैंसर करता है. द कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कॉमन अप्रोचेस क्या होते हैं? ऑप्शंस है सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी. सो देखो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो कॉमन अप्रोचेस करते हैं वो तीनों को कंबाइन करके करते हैं. सर्जरी भी करते हैं हम लोग, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी. सो राइट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन डी. एंटी कैंसर ड्रग्स हैव द फॉलोइंग साइड इफेक्ट्स. यानी कि एंटी कैंसर ड्रग्स की वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? ऑप्शंस है हेयर लॉस, एनीमिया, वोमिटिंग. ठीक है, देखो हेयर लॉस तो होता है, मैंने कहा था, है ना, और एनीमिया भी होने लगता है, खून की बॉडी में ब्लड की कमी होने लगती है, और वोमिटिंग भी होता है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The genes present in normal cells of the body which can cause cancer are known as. यानी कि जो नॉर्मल बॉडी में, जो नॉर्मल सेल्स में जो जीन्स प्रेजेंट होता है वो कभी कभी क्या होता है, वो नॉर्मल सेल्स में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो किसका कभी बिहेव करने लगता है, कैंसर, एज अ कैंसर सेल की तरह बिहेव करने लगता है. तो उस कैंसर वाले सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑन्कोजीन्स, कार्सिनोजीन्स, नियोजीन्स या मेटाजीन. यू नो राइट आंसर हियर इज ऑन्कोजीन्स. Blood and bone marrow tests are usually performed to detect anemia, leukemia, thrombocytopenia या फिर filariasis. ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट होता है, ये यूज किया जाता है इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, दैट मीन्स ब्लड कैंसर. ब्लड कैंसर के केसेस में हम लोग ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट कराते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट proto-oncogenes are also abbreviated as. Okay, so proto-oncogenes are also abbreviated as. Options है p-oncogene, p-conc, c-onc या फिर c-con. ठीक है, हम लोग जानते हैं प्रोटो-ऑन्कोजीन को हम लोग p-oncogene एब्रीविएट फॉर्म में यूज करते हैं, p-onc. In case of dash, a piece of suspected tissue is cut into thin sections, strained and examined under microscope. ऑप्शन है आपके पोस्टमार्टम में, बायोप्सी में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में या पेडिग्री एनालिसिस में. हम लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ बायोप्सी, है ना, बायोप्सी के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो सस्पेक्टेड टिश्यू रहता है जहां पे ऐसा लगता है कि हाँ इस टिश्यू में कैंसर हो चुका है, तो ऐसे टिश्यू को हम लोग आइसोलेट करेंगे, लैब में जाके उसे हम लोग एग्जामिन करते हैं, फर्दर एग्जामिन किया जाता है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ट्यूमर इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ. ठीक है, ट्यूमर जो होता है वो एबनॉर्मल मास होते हैं किन चीजों का? आपके ऑप्शंस है मसल्स का, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का,
सेल्स का या फिर कार्टिलेजिनस मेम्ब्रेन का। हम लोग जानते हैं कि ट्यूमर इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ व्हाट सेल्स, है ना। सेल्स जब एबनॉर्मल ग्रोथ या फिर अनकंट्रोल ग्रोथ शो करने लगता है तो बहुत सारे सेल्स को बनाता है, उन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग ट्यूमर कहते हैं। रेडिएशंस कैन कॉज कैंसर, इनमें से कौन सा रेडिएशन कैंसर करता है? आपके ऑप्शन है विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, यूवी रेज और गामा रेज। तो देखो विजिबल लाइट मतलब क्या, अभी आप जो बैठकर जो मोबाइल यूज कर रहे हो या फिर आपके घर में जो लाइट यूज हो रहा है वो सारे के सारे विजिबल लाइट है, उससे तो किसी तरह का कोई कैंसर होता नहीं है। इंफ्रारेड लाइट से भी कैंसर नहीं होता है। देखो गामा रेज भी नहीं करता है, लेकिन ये जो यूवी रेज होता है, और हम लोग जानते हैं ये यूवी रेज सनलाइट से आती है, ठीक है। यूवी रेज का 3 टाइप होता है, एक होता है यूवी रेज ए आ जाएगा, यूवी रेज बी होता है एंड यूवी रेज सी होता है, ठीक है। ये जो होते हैं ये लोग कैंसर कॉजेस करता है। सो यूवी रेज ए बी सी, तो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी। कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर नोन एज, यानी कि जो कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर नोन एज रेट्रोवायरस, फ्लेवोवायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस, एडिनोवायरस। हम लोग जानते हैं रेट्रोवायरस क्या करता है, ये आरएनए से डीएनए बनाता है। फ्लेवोवायरस कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर नोन एज रेट्रोवायरस, फ्लेवोवायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस या एडिनोवायरस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं जो वायरस नॉर्मल जीन्स को एबनॉर्मल कर देता है, उसके हम लोग क्या कहते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस कह देंगे। और यही वायरस क्या करता है, कैंसर कॉजेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंट्स विच कैन कॉज नियोप्लास्टिक सेल जनरेशंस। नियो क्या कह रहा है कि द एजेंट्स विच कैन कॉज नियोप्लास्टिक सेल जनरेशन आर, आपके ऑप्शंस हैं गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज या माइक्रोवेव्स। देखो नियोप्लास्टिक सेल जनरेशन दैट मींस कैंसर सेल बनाना, ठीक है। तो गामा रेज करता है, एक्स रेज, यूवी रेज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यूवी रेज करता है। कैंसर सेल्स actively divide and grows, cancer cells actively divide and grows due to, options है cancer cells actively divide and grows due to what, competition for vital nutrients with normal cells। यानी कि जो ये जो कैंसर सेल होता है वो क्या नॉर्मल सेल्स के साथ में कंपटीशन शो करता है न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के लिए, या फिर कंपटीशन फॉर स्पेस विद नॉर्मल सेल्स, या फिर नॉर्मल सेल्स के साथ वो कंपटीशन करता है स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, या फिर कंपटीशन फॉर ओनली सपोर्ट, यानी कि वो नॉर्मल सेल्स के साथ कंपटीशन इसलिए करता है ताकि वो उसका नॉर्मल सेल्स का सपोर्ट मिल जाए, या फिर एक्सेस फूड मटेरियल्स स्टोर इन द बॉडी, जब भी बॉडी में बहुत ज्यादा स्टोर फूड मटेरियल स्टोर रहता है उसको गेन करने के लिए ये नॉर्मल सेल के साथ में कंपटीशन करता है। तो राइट आंसर देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। एक्चुअली जो कैंसर सेल जो होता है ये डिवाइड एंड ग्रो इसलिए करता है क्योंकि ये नॉर्मल सेल्स के साथ कंपटीशन करता है न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के लिए। इसलिए क्या, अब सोचो अगर एक जगह किसी जगह पे मेरे पास 10 नॉर्मल सेल्स है और एक एबनॉर्मल, यानी कि अगर एक कैंसर सेल होगा तो क्या सोचो किसी जगह पे लेट से मान के चलिए ये फूड है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक नॉर्मल सेल्स, एक नॉर्मल सेल्स, एक नॉर्मल सेल्स, एक नॉर्मल सेल्स, ये नॉर्मल सेल्स, तो यहाँ पे मेरे 5 नॉर्मल सेल्स हो गया, ये मेरा फूड है। यहाँ पे सोचो एक कैंसर सेल्स है। अब ये फूड को कौन ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाएगा, ये जाहिर सी बात है इनका नंबर ज्यादा है, ये 5 इन नंबर है, तो ये नॉर्मल सेल्स क्या करेगा, ये फूड को ज्यादा से ज्यादा अपने पास गेन कर लेगा। लेकिन ये तो कैंसर सेल एक ही है, ये फूड को क्या ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। अगर गेन भी कर लेगा तो काफी कम गेन कर पाएगा। तो इसलिए इस फूड को गेन करने के लिए ये जो कैंसर सेल क्या होता है ये अपने नंबर को बढ़ाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फूड को गेन कर पाए। तो ये फूड को गेन करने के लिए कैंसर सेल्स क्या करता है, एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो करते रहता है, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मेटास्टैसिस इज ऑप्शंस है नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ बॉडी, morphological changes from larva to adult,
generation of new tumor in different sites of body, abnormal growth of the body muscles. So देखो मेटास्टेसिस इज, है ना, नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द बॉडी होता है, या फिर मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट, इसे ये होता है, या फिर जनरेशन ऑफ न्यू ट्यूमर इन डिफरेंट साइड्स ऑफ द बॉडी, या एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी मसल्स। देखो तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि जो मेटास्टेसिस है तो ये किसका प्रॉपर्टी होता है? ये कैंसर सेल का प्रॉपर्टी होता है। और ये मेटास्टेसिस में क्या होता है कि बॉडी जो है, जो कैंसर सेल्स होता है वो एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। सो राइट आंसर इज हियर सी। उसके बाद कह रहा है कि द ट्यूमर विच डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी इज नोन एज, यानी कि जो ट्यूमर बॉडी के दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं होता है तो उस टाइप के ट्यूमर को हम क्या कहते हैं? बेनिन ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, नियोप्लास्टिक या फिर लिम्फोमा। सो हम लोग जानते हैं कि उसे हम लोग कहते हैं बेनिन ट्यूमर्स। बेनिन ट्यूमर जहां पे ओरिजिन होता है वो वही उसी जगह पे कन्फाइंड रहता है, उससे और दूसरी जगह पे वो अपने पोजीशन को शिफ्ट नहीं करता। The cancerous cells which have the ability to proliferate and cause cancer in new locations of the body are known as, यानी कि जो कैंसरस सेल जिसके पास एबिलिटी होता है कि अपने नंबर को बढ़ाए एंड नई जगह बॉडी के किसी न्यू लोकेशन पे जाके कैंसर करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेनिन ट्यूमर्स, लिम्फोमा ट्यूमर्स, ल्यूकेमिया, मैलिग्नेंट। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेनिन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। आपको क्या करना है यहाँ पे कि बेनिन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या डिफरेंस है ये बताना। हम लोग को पता है कि बेनिन ट्यूमर्स क्या होता है? बेनिन ट्यूमर जहाँ पे ओरिजिन होगा वो वहीं पे लोकेट रहता है, वो दूसरे जगह पे मूव नहीं करता। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जहाँ पे ओरिजिन होता है वो वहां से ओरिजिन से होते हुए बॉडी के दूसरे पार्ट में भी स्प्रेड होता है। एक पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, बेनिन ट्यूमर्स लेस हार्मफुल होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स मोर हार्मफुल होता है। फिर कह रहा है व्हाट मेक्स सम वायरसेस कॉज कैंसर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कुछ वायरस जो होता है वो कैंसर करता है, इसका रीजन क्या है ये आपको बताना है। हाउ डू बेनिन ट्यूमर्स टर्न मैलिग्नेंट, यानी कि जो बेनिन ट्यूमर्स होता है वो मैलिग्नेंट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। हाउ डू द लेटर हार्म द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ये जो मैलिग्नेंट, देखिए बेनिन ही ट्यूमर में, देखो बेनिन ट्यूमर ही मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होता है और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर नाउ ह्यूमन बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करता है, इसका आंसर आप लोग करना। क्या रहा फिर, कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडियस डिजीज ऑफ ह्यूमंस, एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस एंड मेटास्टेसिस। देखो ये तो पता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन किसका प्रॉपर्टी होता है? नॉर्मल सेल्स का। और ये मेटास्टेसिस किसका प्रॉपर्टी होता है? कैंसर सेल्स का। विद रिस्पेक्ट टू द डिजीज, इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्या रहा है कि नेम द ग्रुप्स ऑफ जीन्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स दैट कुड लीड टू अ कैंसर एंड हाउ दे डू सो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्चुअली में किसके बारे में कह रहा है? प्रोटो ऑन्कोजीन एंड सेल्यूलर ऑन्कोजीन जो होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। फिर कह रहा है कि नेम एनी टू टेक्निक्स विच आर यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या कहा है? इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स को करने के लिए हम कौन सा टेक्निक को यूज करते हैं? तो एक तो हम लोग का होता है MRI, दूसरा हो जाएगा CT स्कैन। क्वेश्चन है व्हाई आर कैंसर पेशेंट्स ऑफन गिवन अल्फा इंटरफेरेंस एज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, है ना। हम लोग पढ़े थे ना कि अल्फा इंटरफेरेंस हम लोग बॉडी में सप्लाई करते हैं, तो क्यों देते हैं इसका आपको रीजन बताना है। फिर कह रहा है यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CT स्कैन एंड MRI। तो CT स्कैन एंड MRI का आप इसका फुल फॉर्म बताना। फिर कह रहा है कि व्हाई CT स्कैन इज परफॉर्म, CT स्कैन क्यों किया जाता है। फिर कह रहा है कि नेम रेज विच आर यूज इन MRI एंड CT स्कैन। तो MRI में कौन सा रेज यूज होता है एंड CT स्कैन के केसेस में कौन सा रेज यूज होता है, इसका आपको आंसर नहीं है। ठीक है, सो